नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने पर मुकदमा, रायवाला के दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। 2022 में किया था डिजिटल डिजर्वेटिव पैटर्न वाली वर्दी का अनावरण। सेना के ने सार्वजनिक बेचने पर लगाया है प्रतिबंध। आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां रायवाला के दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रतिबंधित वर्दी बेचने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। ऐसे में रायवाला में मुकदमा दुकानदार पर दर्ज हुआ है। 2022 में किया था डिजिटल डिजर्वेटिव पैटर्न वाली वर्दी का अनावरण। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार दून पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में रायवाला में एक दुकानदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक शिवनगरी लाखा मंडल पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं और लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीएम धामी लाखा मंडल के सेरा ग्राउंड से सीधे मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर जनता को भी संबोधित किया। हमारे नौजवान युवाओं ने बहुत सारे नारे लगाए, उनका जोश देखते ही बनता था। तो और मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सबको पता है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है, हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500, अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूं तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों को मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2/3 से भी अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे पहले लागू किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जिसकी एक समस्या आज उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर कड़ा धर्मांतरण का कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगारोधी कानून बनाया है। और अभी अभी हमने शिक्षा में सुधार के लिए एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को राज्य के अंदर समाप्त करने का निर्णय लिया है कि आप राज्य के अंदर
वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिन मदरसों में राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप सबको पता है, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर का राज्य बन गया। पूरे इंडेक्स में भारत के। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर आधारित पुस्तक धर्मरक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के ऊपर में, और उनसे हम क्या सबक सीखें। और ये विश्वविद्यालय ने 3री किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में, और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को, हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अत्याचार, जुल्म, किस प्रकार से हम धर्म स्वतंत्रता उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए और कमजोर उनके लिए किस प्रकार अपने बलिदान देनी चाहिए। गुरु सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी, और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। कि गुरु सिख परंपरा में राष्ट्र के विषय में क्या चिंतन है, धर्म के विषय में क्या चिंतन है, और समाज की उन्नति के लिए क्या सोच है उनकी, उस पर विमर्श हमने प्रस्तुत किया है। लगभग 25 से 30 के आसपास पेपर प्रस्तुत किए गए। 50 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से कई स्थानों से वो आए हैं। और इतिहास परिषद जो भारत सरकार की है, उसने इसको फंडिंग की है 3 लाख रुपए की जो है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी जो चेयरमैन थे वो कल थे उद्घाटन में जो है। और इसका आधार भाषण प्रोफेसर जगबीर सिंह जो 90 वर्ष के आसपास की आयु के थे, और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, बहुत अच्छा उनका उद्बोधन था। और आज समापन सत्र जो है माननीय गवर्नर साहब के हाथों हुआ। जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। और ये उनकी शहादत किसी सियासत के लिए नहीं थी, किसी रियासत पाने के लिए नहीं थी, बल्कि देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए उनकी ये बलिदान था। दूसरी बात, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। लोग जब अपने लिए जीते हैं तो उनका मरण होता है, जब लोग समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, तो उनका स्मरण होता है। इसलिए आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सिख धर्म समरसता का प्रतीक है, सिख धर्म सेवा सिमरन का प्रतीक है। सिख धर्म में जो पंगत और संगत, ये दोनों बड़े अद्भुत हैं। मुझे लगता है सिख धर्म ने जो बलिदान का पाठ पढ़ाया है, मुझे लगता है आज की पीढ़ी को आगे आकर ये सीखने की आवश्यकता है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस भविष्य में और भी बड़े अंतर्कलह से जूझेगी क्योंकि अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, प्रीतम सिंह की ओर से कौन मुख्यमंत्री होगा, तो वहीं यशपाल आर्य की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विवाद है जो सुलझाया नहीं जा सकता। हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे, अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत की बहू भले ही बीजेपी में सहज और सक्रिय है, लेकिन हरक सिंह खुद किस दिशा में कब रुख बदल दें इसका किसी को भरोसा नहीं। जोशी ने कांग्रेस द्वारा हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक स्थिरता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा है वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह निभा पाते हैं। ने सबसे बड़ी बात कह दी कि जब उनकी बहू ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हरक सिंह जी कहाँ रहेंगे यही पता नहीं अभी तक। क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना आप मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। देहरादून में फर्जी पहचान के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक के मामले में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में बांग्लादेश के कई दस्तावेज मिले हैं जिससे उसकी पहचान साफ होती है। उन्होंने कहा कि आरोपी कुछ साल पहले जिस महिला के साथ रह रहा था उसे बांग्लादेश ले गया था, वहां महिला का नाम बदलकर निकाह कराया और फिर दोनों देहरादून लौटकर फर्जी आईडी बनवाकर रह रहे थे। एसएसपी का कहना है कि मामला अभी जांच में है और जो भी दस्तावेज कई एजेंसियों से मिल रहे हैं उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई पूरी तरह जांच के आधार पर होगी, अगर जरूरत पड़ी तो केस में और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। देखिए, बांग्लादेशी जो यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालिमी के तहत भी काफ़ी सारी कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चूँकि पूछताछ में उसके वहाँ के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे और डिफरेंट एजेंसी से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था और वहाँ पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। चूँकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश लगा के उसका धर्म चेंज करके दूसरे नाम से उससे निकाह भी किया गया और फिर वापस इंडिया में आकर यहाँ पर निवासरत था। चूँकि सारा कुछ बेटर इन्वेस्टिगेशन के तहत अंदर चल रहा है, जो भी दस्तावेज हमें विभिन्न एजेंसी से या अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जा रहा है, जिससे कि केस की आगे मजबूत पैरवी भी की जा सके और साथ ही साथ जो धाराएं इसमें उसमें धाराओं को भी परीक्षण करके इसमें आगे धर्मांतरण की अगर लगता है कि धाराओं का वृद्धि की जानी आवश्यक होगी तो उसको भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्रनगर क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर 80 से 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 महिलाएं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 13 घायलों को सुमन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। बताया गया कि 28 यात्री मां कुंजापुरी के दर्शनों के बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पुलिस और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर दुख जताया है।
दयानंद आश्रम में कुछ लोग अपना यहाँ पे कैंप के लिए आए थे और 2 बसेस जो हैं वो दयानंद आश्रम से लगभग 40 पैसेंजर्स को लेके कुंजापुरी दर्शन के लिए आई थी। दर्शन उपरांत कुछ लोग बस में थे, कुछ लोग फ़ोटो के लिए और कुछ लोग इधर उधर थे। तो बस का ब्रेक फेल हुआ जैसे उसने स्टार्ट किया और वो तुरंत वहाँ पे जाके क्रैश बैरियर से टकराते हुए खाई में गिर गई। एक अच्छी चीज़ थी कि क्रैश बैरियर क्योंकि था तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, बट गया तो वहाँ पे स्थानीय लोगों और जो भी फिर प्रशासन की टीम पहुंची, सब लोगों ने मिलजुल के लोगों को रेस्क्यू करा। 5 कैजुअलिटीज़ हमें कंफर्म हुई हैं, बाकी 13 लोग अभी एसडीएच नरेंद्र नगर में हैं और 4 लोग एम्स ऋषिकेश को रेफ़र कर दिए गए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके साथ के भी जो परिजन हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और एक बार को हमने ART को भी मौके पे भेज दिया ताकि पूरा कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो है पता चल जाए, गाड़ी के सप्लाई जो भी चेक करना है वो कर लें और इसी तरीके से हम लोग जल्द से जल्द उपचार कर रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी है। आज विभिन्न प्रांतों के लोग जो रात को ये परमार्थ निकेतन में रुके थे और सुबह माँ कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए ये 30 की 35 श्रद्धालु जो है 2 बसों से सवार होकर जो है माँ कुंजापुरी के दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के बाद जो है एक बस वो बेकाबू हुई, क्या हुई अभी पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन वो गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे 13 लोगों को तो अभी यहाँ सुबन चिकित्सालय नयन नगर में लाया गया है और इसमें जो 4-5 गंभीर घायल थे उनको हायर सेंटर जो है रेफ़र कर दिया गया है और बेहद दुखी मन से हमको सूचना ये भी मिली है कि इसमें जो है 4 महिलाएं और 1 पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो गई है और इस घटना की हम लोग प्रत्यक्षदर्शी जो हैं जिन्होंने बताया है कि जो है कम से कम 100 मीटर या 150 मीटर जो है गहरी खाई में जो है वो बस गिरी है। भगवान जो है उन दिवंगत आत्माओं को जो है अपने श्री चरणों में शांति दे और हम लोग जो घायल जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, विभिन्न प्रांतों से हैं, कोई गुजरात का है, कोई पुणे का है, कोई दिल्ली का है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। थराली में तपोवन तक जाने वाली जनरल स्टाफ सड़क का निर्माण कार्य बीआरओ से कराए जाने की मांग को लेकर देवाल विकासखंड सभागार में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कहा कि बीते कई दशकों से सड़क के रुख रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है और सड़क की स्थिति आज भी बदहाल है। लोगों ने सड़क का निर्माण कार्य का जिम्मा बीआरओ को देने की मांग की है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री समेत डीएम को भी ज्ञापन दिया है। देखिए, सर्व ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आवेदन रक्षा मंत्री जी को जो गया है कि मुझे यह सड़क परमानेंट काम करने के लिए राज्य सरकार को दी जाए। इसी संबंध में सब लोगों का एक ही चीज़ मानना है कि इसको अविलंब जो है अपना DGVR BRO को ट्रांसफ़र करा जाए। यदि ये नहीं होता तो इसकी तो 9 दिसंबर से इन्होंने सभी ने डेट निकाल दी है। इसके बाद धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू होंगे। तो निसंदेह हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं और केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि दोनों जो है आपस में इसको देखें और पब्लिक को सहयोग करें और जनता के हिसाब से इसमें अपनी कार्यरेखा तैयार करें। नहीं तो जनता आंदोलन के राह पर आ चुकी है और हम निवेदन करते हैं पुनः कि तुरंत इसको BRO को ट्रांसफर की जाए। ग्वालदम वाण तपोवन मोटर मार्ग के निर्माण और ग्वालदम ननकेसरी वाण मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग से BRO को हस्तांतरित करने के संबंध में आज की सर्वदलीय बैठक में प्रत्येक गांव से सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और सबका एक स्वर में कहना था कि इस रोड को BRO को हस्तांतरित किया जाए। न करने की दशा में शीघ्र आंदोलन किया जाएगा। सर्व समिति से एक संयोजक मंडल बनाया गया जिसमें विभिन्न दलों के और व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन सबको साथ लेकर जो है सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर संयोजक मंडल बनाया गया है और ये तय किया गया है कि अगर सरकार ने 8 दिसंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी तो 9 दिसंबर से एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा अनिश्चितकालीन। और इसलिए आज सर्व समिति से उससे पूर्व हम जिलाधिकारी से ज्ञापन देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सांसद महोदय तमाम लोगों को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अगर तब भी वो लोग नहीं मानेंगे तो आगामी 9 दिसंबर से एक व्यापक आंदोलन जो है पूरे क्षेत्र में छेड़ा जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विरोध इसलिए है, ये एक ऐसी
उम्मीद की किरण इस इलाके के लिए जगी थी। जिस सड़क पर हम पिछले 50 साल से चल रहे हैं, उस सड़क की दुर्दशा को देखते हुए आज केंद्र सरकार सीधे डिफेंस को दे करके इसका बृहत कायाकल्प को चेंज करना चाह रही है। और ऐसे सूरत में जब केंद्र सरकार इसको मेंटेन कर रही है, तो इसको तो सीधे से बिना किसी रुकावट के इसको एनओसी दे करके केंद्र सरकार से बीआरओ के द्वारा इसको बनाया जाना चाहिए। और ये जनपद चमोली के भविष्य के लिए पर्यटन सर्किट के रूप में ये जोशीमठ बद्रीनाथ को भी यहाँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग से भी जोड़ रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो रही है। और ऐसी चीज पे तो हम पूरी जनता, हमारे बच्चे, बूढ़े, सारे युवा एकजुट हैं और इस मांग को जब तक पूरा नहीं हुआ, हम इस पे आंदोलनरत रहेंगे। देखिए, यहाँ पर काफ़ी समय से जनता में बहुत बड़ी खुशी की लहर थी और जो ये रक्षा मंत्रालय का जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो ये सड़क थी, इस संबंध में लोग बहुत खुशी थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो ये अचानक मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है कि इसमें पीडब्ल्यूडी से ही इसका रख रखाव किया जाएगा, इससे क्षेत्रीय जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और इसमें यहाँ पर जो सक्रिय लोग हैं, जो क्षेत्र का भला चाहते हैं और सारे पार्टियों के और सामाजिक जो प्रबुद्ध जन हैं, वो सारे इस देवाल में इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की समस्त जो यहाँ पर स्पष्ट रूपरेखा भी यहाँ पर बन चुकी है। 9 तारीख के बाद यहाँ पर बृहद आंदोलन होंगे और हम फिलहाल रणनीतियाँ बना रहे हैं। और सरकार इस सड़क पर अगर जल्दी जनता के हित में, क्षेत्र के हित में अगर निर्णय नहीं लेगी, तो यहाँ पर बहुत ही उग्र आंदोलन होंगे और ये बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में बादल के गरजने और बरसाने को लेकर सियासत देखने को मिल रही थी। यूं तो उत्तराखंड में मौसम का गरजना और बरसना आपदा का संकेत होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहां आपदाएं आ जाती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर गरजने और बरसाने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक तौर पर गरजने और बरसने की बात हो रही है, इसके मायने भी साफ हैं कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा गरजती भी है और बरसती भी है। कांग्रेस पार्टी में ना तो बादल है और ना बरसात है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन के बाद, केवल 3 का ही बना है, अभी द्वंद्व प्रारंभ हो गया है। तो जब उनका पूरा संगठन बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी हम सब समझते हैं। हरीश रावत जी प्रीतम जी के लिए क्या कह रहे हैं, हरक सिंह जी हरीश रावत जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये सबके सम्मुख आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सही समय आने पर कांग्रेस पार्टी गरजेगी भी और बरसेगी भी। भाजपा को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब गरजेगी तो उसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गरजना और बरसना प्रदेश के हित के लिए होगा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी ने गरजना शुरू ही नहीं किया और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांपने लगी। एक प्रोटेस्ट से, जो कि 2 घंटे पहले जिसकी रूपरेखा तैयार की गई, उस प्रोटेस्ट से इतना भय हो गया भारतीय जनता पार्टी में कि दिल्ली से अनिल बलूनी जी से को भी आना पड़ा जो है घायलों की सुध लेने के लिए। और मुख्यमंत्री जी को भी कल रातों रात अधिकारियों को निर्देश देने पड़ गए जंगली जानवरों के हमले से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे यहाँ बादल भी है और हम बरसेंगे भी, पर पता हमें ये है कि सही समय कब आएगा, हम तब बरसेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो बरसते ही रहते हैं और गरजते ही रहते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और अपने प्रदेश के लोगों का हित भी करेंगे। सियासी बहस के बीच राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गंभीर सवाल बेहद अहम है और निधि वाले तो ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं देगी, जनता में बढ़ रहा आक्रोश शांत नहीं होगा। रावत ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि अब उसे शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। विधायक निधि में 15% कमीशन की चर्चाओं पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ये सच है तो ये सामान्य भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जनता के साथ खुला अन्याय है, जिसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो गंभीर आरोप है
निधि वाला तो गंभीर प्रश्न है और उसका उत्तर सरकार को जब तक उससे जो लोगों में आक्रोश है, सब भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है, ये तो शिष्टाचार बना दिए। और अब जो है विधायक निधि में 15% कमीशन का मतलब है तुम जो है कह रहे हो नहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, जो हम कर रहे हैं वो शिष्टाचार है। हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के भीतर भी नेता मानने वाले नहीं हैं और यही उनकी नेतृत्वहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन में बदलाव हुआ, लेकिन स्थिति वही की वही है। हरीश रावत जी को पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। जहाँ तक हरक सिंह का विषय, हरक सिंह कांग्रेस में भी अपना नेता किसी को मानने वाले नहीं है, इसलिए हरक सिंह रावत जी के साथ किस व्यवहार के साथ हरीश रावत जी को रहना है, ये भी उनको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता किसका साथ देगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव के 1 साल पहले ही जिस तरह के आरोपों की राजनीति हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों पर चर्चा तय है जिसकी वर्षों से नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।